हेलो गाइस, वेलकम टू डूअर क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। मैं ओम प्रकाश आज आपके लिए द हिंदू एडिटोरियल लेके आया हूँ। आज का डे है ट्यूसडे, जनवरी 8, 2019। आइए फ्रेंड्स, देखते हैं आज का टॉपिक। फ्रेंड्स, आज का टॉपिक है डेथ ट्रैप्स। मतलब डेथ माने मृत्यु के, ट्रैप माने होता है जाल। देखिए, मृत्यु का जाल, ये आज का टॉपिक है और ये लिखा गया है आपका ऑन मेघालयाज इलीगल माइंस। मेघालय की अवैध खाने, इस पर ये टॉपिक लिखा गया है। ठीक है, एक लाइन आप पढ़ेंगे, फिर इसके बारे में हम आपको बताते हैं। द मेघालय गवर्नमेंट मस्ट अर्जेंटली इंश्योर दैट, मेघालय की सरकार को अर्जेंटली तत्काल रूप से इंश्योर सुनिश्चित करना चाहिए दैट की ऑल इलीगल माइंस, जितनी भी इलीगल माइंस हैं, अवैध खाने हैं, आर शट डाउन, उन्हें शट डाउन कर दिया जाए, बंद कर दिया जाए। ठीक है, मतलब मेघालय की सरकार को ये सुनिश्चित कर लेना चाहिए तत्काल रूप से कि जितनी भी अवैध खाने हैं उन्हें तुरंत बंद कर दिया जाए। तो ये जो टॉपिक लिखा गया है मेघालय इंसिडेंट से रिलेटेड है। अभी रिसेंटली आपने एक न्यूज़ मतलब एडिटोरियल में पढ़ाया था मैंने, उसमें आपको बताया था कि मेघालय में एक इंसिडेंट हुआ है जिसमें कोयले की एक रैट होल माइन है और वहाँ पर कुछ वर्कर्स फंस गए हैं। ठीक है, और फ्लडिंग सिचुएशन क्रिएट होने के कारण अब उनको निकालना बड़ा मुश्किल हो रहा था क्योंकि वो पानी भरता जा रहा था, उसमें 370 फीट की समथिंग गहरी थी। तो हमने बहुत सारी चीज़ें उसमें जानी थी, वो पूरे इंसिडेंट के बारे में पढ़ा था। अब हम आज उस इंसिडेंट के बारे में नहीं पढ़ने वाले हैं, हम बल्कि उससे रिलेटेड और क्या क्या फैक्ट्स हैं जिनके बारे में आप मतलब कहने का जागरूक नहीं है वो आप यहाँ पर पढ़ोगे। मतलब कहने का ये कि अब जैसे एक टॉपिक, एक सीधा सा रीज़न ये था वहाँ पर कि आखिर इतनी बड़ी संख्या में रैट होल माइंस है तो उनको बंद क्यों नहीं कर रही गवर्नमेंट, क्या गवर्नमेंट का कुछ खुद का बेनिफिट है या नहीं। तो यहाँ पर आपको कुछ समझ में आएगा कि ये इलीगल माइंस हैं ज़रूर, लेकिन एक अच्छा खासा अमाउंट ये स्टेट गवर्नमेंट को प्रोवाइड कराती हैं। ठीक है, मतलब कहने का अच्छा खासा रेवेन्यू इनसे जनरेट किया जा सकता है, इसलिए इनको बैन करना गवर्नमेंट के लिए, पर्टिकुलर स्टेट गवर्नमेंट के लिए बड़ा मुश्किल होता जा रहा है। ठीक है, तो ये इकोनॉमी के लिए बहुत बेनिफिशियल है। वो सारी चीज़ें कितनी बेनिफिशियल हैं, क्या है, ये सारी चीज़ें आपको जानने को यहाँ पर मिलेंगी। अच्छा, वर्कर्स वहाँ पर काम करने को क्यों तैयार हो जाते हैं, इसके भी कुछ रीज़न्स हैं। एक रीज़न आपने वहाँ पढ़ा था कि उन्हें नॉर्मल जो एवरेज वेज होता है, औसत जो मजदूरी होती है, उससे कई गुना ज़्यादा उन्हें मजदूरी वहाँ पर काम करने के लिए मिल जाती है। और आजकल की बेरोजगारी का आलम यह है कि ऑब्वियसली जिसको जहाँ पैसा उचित मिल रहा है या उचित से ज़्यादा मिल रहा है तो वहाँ पर काम करने के लिए रिस्क उठा सकता है। ठीक है, वैसे भी नहीं तो अदरवाइज़ कंडीशन ऐसी चल रही है कि अगर आप मतलब पैसा नहीं ढंग से कमा पा रहे हो तो क्या है, आपकी ज़िंदगी जो है मौत के बराबर हो जाती है इतनी महंगाई में। तो फिलहाल हम इस टॉपिक को पढ़ने वाले हैं जिसमें आपको इकोनॉमिकली कितना बेनिफिशियल है ये माइंस, है ना, और इनको बंद करने पर जो मतलब बार बार एनजीटी के द्वारा जो कहा गया है उसका गवर्नमेंट इम्प्लीमेंटेशन क्यों नहीं कर रही है। ठीक है, उसके क्या रीज़न्स हैं, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ जानने को मिलेगी। आइए स्टार्ट करते हैं टॉपिक को। द टार्डी रिस्पॉन्स। अच्छा, टार्डी मतलब होता है स्लो टू एक्ट, लेट रिस्पॉन्स। ठीक है, मतलब धीमी गति वाला। ठीक है, तो ये मीनिंग यहाँ हुआ टार्डी रिस्पॉन्स मतलब धीमा रिस्पॉन्स, लेट रिस्पॉन्स ऑफ द सेंटर, केंद्र का, एंड द स्टेट ऑफ मेघालय मतलब मेघालय राज्य का। ठीक है, मेघालय राज्य का और सेंट्रल गवर्नमेंट का बड़ा ही स्लो रिस्पांस, बड़ा ही धीमा। स्लो मतलब कहने का ये नहीं कि आवाज़ में उसकी लाउडनेस धीमी होगी, बल्कि उसका रिस्पांस इतना लेट हो रहा है ना, टाइम में बहुत ही स्लो। ठीक है, टाइम के सेंस में स्लो, मतलब इस कहने का लेट रिस्पांस। लेट रिस्पांस ऑफ सेंटर एंड स्टेट ऑफ मेघालय, किसका, टू प्लाइट, प्लाइट माने होता है दयनीय दशा, बहुत ही बुरी स्थिति, ऑफ किसकी, एट लीस्ट कम से कम 15 वर्कर्स की। कैसे वर्कर्स, ट्रैप्ड इन अ रैट होल कोल माइन, मतलब कहने का रैट होल साइज की एक कोल माइन में फंसे हुए 15 जो वर्कर्स हैं कम से कम, उनकी दयनीय दशा के प्रति केंद्र और मेघालय सरकार का बड़ा ही धीमा जो रिस्पांस है उसने क्या, कब से ये जो फंसे हैं, कब से फंसे हैं, सिंस मिड दिसंबर, वही 13 दिसंबर के समथिंग से ये लोग फंसे थे। ठीक है, हैज़, इस प्रकार के टार्डी रिस्पांस ने, इस प्रकार के धीमे प्रतिक्रिया ने, हैज़ एक्सपोज्ड, खुलासा कर दिया है, द एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंडिफरेंस। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मतलब होता है असाधारण, मीन्स इनक्रेडिबल, अविश्वसनीय, है ना। तो मतलब कहने की इस प्रकार के किसका खुलासा कर दिया है, अविश्वसनीय इंडिफरेंस। इंडिफरेंस होता है कोई मतलब, कोई लेना देना ना होना, मतलब कहने का अच्छा हो बुरा हो आपको कोई मतलब ही ना हो। इंडिफरेंस मतलब कहने का कोई बड़ा ही सुस्त टाइप का रवैया इन गवर्नमेंट सरकार में, टू किसके प्रति, टू लेबर वेलफेयर मतलब मजदूरों के कल्याण के प्रति, एंड द लॉ और कानून के प्रति।
ठीक है ना। मतलब कहने का ये जो टार्डी रिस्पांस है, बड़ा ही लेट रिस्पांस देना है केंद्र सरकार और मेघालय सरकार का, इसने साफ साफ अविश्वसनीय इंडिफरेंस जो है सरकार का लेबर वेलफेयर के प्रति उसका खुलासा कर दिया है, उसको एक्सपोज कर दिया है। मतलब जो गवर्नमेंट है, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो चाहे मेघालय गवर्नमेंट हो, वो लेबर वेलफेयर और जो लॉ बने हैं, कानून बने हैं उससे रिलेटेड, उनके प्रति इंडिफरेंट है। मतलब इंडिफरेंस का भाव रखती है। मीन्स कहने का उसे कोई मतलब ही नहीं है कि लेबर वेलफेयर कितना अच्छा हो रहा है या नेगेटिव हो रहा है। उसे कोई मतलब नहीं कि कानून तोड़े जा रहे हैं या बन रहे हैं। इतना इंडिफरेंस दिखाई दे रहा है सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट का लेबर वेलफेयर और लॉ के प्रति। और ये कैसे समझ में आता है? ये साफ साफ दिखाई देता है क्योंकि मिड दिसंबर में 15 वर्कर्स रैट होल कोल माइन में फंस गए थे और उनकी दयनीय दशा के प्रति केंद्र सरकार और मेघालय सरकार ने बड़ा ही लेट रिस्पांस दिखाया था। ठीक है ना। तो यहाँ पे आपको समझना है कि जो टार्डी रिस्पांस ये आया है, ये पहला नाउन, पहले प्रीपोजिशन के पहले वाला, ये आपका सब्जेक्ट है और इसकी हेल्पिंग वर्ब ये रही और फिर मेन वर्ब से सेंटेंस आगे बढ़ाया गया है। तो इसको पढ़ना कैसे है आपको? आप अगर इसे पीछे से पढ़ना चाहो तो बहुत एग्जैक्ट मीनिंग देगा। क्या? जैसे कि मिड दिसंबर में, अब जैसे आप पहले सिंपल पढ़ लीजिए कि टार्डी रिस्पांस किस किस का है, केंद्र सरकार और राज्य सरकार का है ना। किसको? टू प्लाइट ऑफ, मतलब दयनीय दशा, 15 वर्कर्स की दयनीय दशा के प्रति टार्डी रिस्पांस। अच्छा, एक आंसर टू समबडी होता है ना, आंसर ऑफ समथिंग टू समबडी, किसी चीज़ का आंसर देना, किसी व्यक्ति को आंसर देना, तो टू समबडी से जुड़ता है। बस वैसे यहाँ पर भी है। टार्डी रिस्पांस किसका रिस्पांस है? सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट का। किसको जवाब दे रहे हैं? टू द प्लाइट, दयनीय दशा को, है ना। तो टू इसलिए प्रीपोजिशन आया, तो रिस्पांस टू समथिंग ये इंपॉर्टेंट प्रीपोजिशन है। ठीक है। और दूसरा ये होता है इंडिफरेंस टू समथिंग, है ना, इंडिफरेंट टू समथिंग होता है। तो किसी चीज़ के प्रति इंडिफरेंस का भाव होना, कोई भी लेना देना ना होना, बड़ा ही अरुचि का भाव होना, उसे कहते हैं इंडिफरेंस टू समथिंग। तो देखिए इंडिफरेंस आ रहा है ना, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंडिफरेंस, किस चीज़ के प्रति? टू लेबर वेलफेयर। इंडिफरेंस का भाव है किसके अंदर? इन गवर्नमेंट, सरकार के अंदर है, लेकिन है किसके प्रति? टू लेबर वेलफेयर, मतलब कहने का मजदूर कल्याण के प्रति और जो आपका ये लॉ है इसके प्रति। तो जब आप किसी चीज़ के प्रति अरुचि का भाव रखते हो तो इंडिफरेंस टू प्रीपोजिशन के साथ फॉलो होता है, इंडिफरेंस टू समथिंग, है ना। या इंडिफरेंट जब आता है तब भी टू प्रीपोजिशन लेता है। तो यहाँ पर भी आपको प्रीपोजिशन टू नोटिस करना है, इंडिफरेंस इन गवर्नमेंट टू लेबर वेलफेयर। और यहाँ पे द टार्डी रिस्पॉन्स ऑफ सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट टू प्लाइट ऑफ एटलीस्ट 15 वर्कर्स। ठीक है ना। तो मीनिंग आई होप क्लियर हो गया होगा। अब हम आगे पढ़ते हैं। 2 वर्कर्स, 2 कार्यकर्ता, हैव बीन फाउंड, पाए गए हैं, डेड, मरे हुए, इन अ सेकेंड माइन, दूसरे खान में, इन द ईस्ट जयंतिया हिल्स डिस्ट्रिक्ट, मतलब कहने का पूर्वी जयंतिया हिल डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है ना। द प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द ऑपरेशन ऑफ इलीगल माइंस, प्राइमरी माने मुख्य या प्राथमिक, सबसे पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी जो जिम्मेदारी है, फॉर द ऑपरेशन, क्रियान्वयन की, ऑपरेशन माने क्रियान्वयन, ऑफ इलीगल माइंस, अवैध खनन का, अवैध खनन का जो क्रियान्वयन हो रहा है, इस प्रकार की इसकी पहली सबसे मूलभूत जिम्मेदारी किसकी है? लाइज विद द स्टेट गवर्नमेंट, वो राज्य सरकार की है। ठीक है। मतलब अवैध खनन की क्रियान्वयन की मूलभूत जिम्मेदारी, प्राथमिक जिम्मेदारी किसकी होती है? राज्य सरकार की है। ठीक है ना। एंड और इट शुड बी, इट मतलब स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट शुड बी कॉल्ड, उसको बुलाया जाना चाहिए, इसको कहा जाना चाहिए, टू अकाउंट फॉर, मतलब टू बिकम रिस्पॉन्सिबल फॉर, कि वो जिम्मेदार हो, फॉर इग्नोरिंग द डायरेक्शंस, निर्देशों को नज़रअंदाज करने के लिए, है ना, ऑफ द नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, मतलब एनजीटी की निर्देशों को नज़रअंदाज करने के लिए। ठीक है। मतलब कहने का ये है कि जो अवैध खनन के क्रियान्वयन की जो मूल जिम्मेदारी होती है वो तो राज्य सरकार की होती है, और इसलिए जो मतलब कहने का ये जो राज्य सरकार है इसको जिम्मेदार ठहराया जाना चाहिए निर्दोषों, जो निर्देश हैं एनजीटी के, उनकी नज़रअंदाजगी के लिए। ठीक है। कि आखिर एनजीटी ने जब बैन करने के कैसे निर्देश दिए थे एनजीटी के? टू क्लोज देम, देम मतलब माइंस, इलीगल माइंस, इलीगल माइंस को क्लोज कर दीजिए, एंड लेवी प्यूनिटिव रॉयल्टीज, रॉयल्टी होता है बहुत ही बड़ी मात्रा में पैसा ले लेना। ठीक है। इसका एक्सप्लेनेशन मैंने वीडियो के लास्ट में लिखा है, आप वहाँ पढ़ लेना। और लेवी, प्यूनिटिव माने होता है सख्त, कड़ा, अभी कल ही इस वर्ड को हमने पढ़ा था, प्यूनिटिव एक्शंस, सख्त कार्रवाई, है ना, बहुत ही सेवर टाइप का। तो प्यूनिटिव यहाँ पे क्या है? सख्त, बहुत ही कड़ा, मतलब वसूली की जाए पैसे की, ऑन दोज, उन लोगों से, दैट एक्सट्रैक्टेड द कोल, जिन्होंने कोयला निकाला है वहाँ से। ठीक है ना। मीन्स कहने का ये है कि गवर्नमेंट को जिम्मेदारी लेनी चाहिए जो उसने डायरेक्शंस का, मतलब निर्देशों को नज़रअंदाज किया है। कैसे निर्देश? जो कि एनजीटी ने दिए थे। एनजीटी ने क्या निर्देश दिए थे? एनजीटी ने निर्देश दिए थे कि सारी इलीगल माइंस को बंद कर दिया जाए और
अच्छी खासा पैसा वसूला जाए उन लोगों से जिन्होंने कोयला निकाला है उन माइंस से। ठीक है, ऐसा निर्देश एनजीटी ने दिया था और इस निर्देश को जो नज़रअंदाज करने का जिम्मेदारी है वो कौन, स्टेट गवर्नमेंट को के द्वारा ली जानी चाहिए, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट को ही अधिकार होता है, मतलब कहने का रिस्पॉन्स, उसकी प्राथमिक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है उस इलीगल माइन को क्रियान्वयन की। अगर वो क्रियान्वयन हो रहे हैं तो या नहीं हो रहे हैं तो उसकी जिम्मेदारी राज्य सरकार की है। ठीक है, तो कोई इंसिडेंट होता है तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेट गवर्नमेंट की होगी। ठीक है ना, आगे पढ़ते हैं। सेवरल अपील्स, कई सारी अपीलें आर बिफोर द सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के समक्ष हैं। बहुत इंपॉर्टेंट प्रीपोजिशन यहाँ पे आप देख रहे हो, है ना। जैसे द एक्यूज्ड वाज प्रेजेंटेड बिफोर द सुप्रीम कोर्ट, बिफोर द जज, है ना। जब किसी दोषी को किसी जज के सामने या किसी और अथॉरिटी के सामने किसी व्यक्ति को प्रस्तुत किया जाता है या किसी चीज़ को प्रस्तुत किया जाता है तो प्रीपोजिशन बिफोर बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रीपोजिशन है जो आता है। ये फिल इन द ब्लैंक्स में भी आ चुका है, ये आपके स्पॉटिंग एरर्स में भी आ चुका है। ठीक है, तो इसलिए इस प्रीपोजिशन को आप ध्यान देंगे, अच्छे से याद रखेंगे। जैसे कोर्ट वगैरह में जज वज के सामने जब आप किसी व्यक्ति को, किसी मुजरिम को प्रस्तुत करते हो तो बिफोर प्रीपोजिशन वहाँ पर आता है। सेवरल अपील्स आर बिफोर द सुप्रीम कोर्ट, मतलब कहने का कई सारी जो अपीलें हैं, याचिकाएं हैं, ये क्या हैं, सुप्रीम कोर्ट के समक्ष हैं। कैसी हैं ये याचिकाएं, इन कनेक्शन विथ अ बैन, मतलब इन कनेक्शन विथ, ये भी एक फिक्स फ्रेज है, इंपॉर्टेंट है। ऐसे पूछता है, इन कनेक्शन कर देगा, फिर आगे विथ वो एक प्रीपोजिशन मतलब डाल देगा, या फिर ऐसे विथ डाल दिया, यहाँ पर एक प्रीपोजिशन पूछ लेगा। ऐसे कई सारे तरीके हैं, क्लोज टेस्ट वगैरह में क्वेश्चन बनते हैं इन सब चीज़ों से। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के समक्ष कई सारी अपीलें हैं। इन कनेक्शन विथ किससे संबंधित, इन कनेक्शन विथ है बैन, एक बैन मतलब एक बंद से संबंधित। कैसा बैन, ऑर्डर्ड बाय द ट्रिब्यूनल, ट्रिब्यूनल कौन सा, एनजीटी, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, है ना, राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण के द्वारा। तो एनजीटी के द्वारा ऑर्डर किया गया बैन ऑन किस चीज़ पर, ऑन रैट होल माइनिंग, रैट होल माइनिंग पर, एंड और द ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑलरेडी माइंड कोल, पहले से खनित किया हुआ जो कोयला है उसका ट्रांसपोर्ट, उसके आवागमन की, उसको एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचा दिया जाए। ठीक है, तो कई सारी अपीलें सुप्रीम कोर्ट के समक्ष पेश की गई हैं। किस किस से जुड़ी, पहली बात तो बैन से जुड़ी हुई हैं। ठीक है, और दूसरा ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑलरेडी माइंड कोल, और जो पहले से खनित किया हुआ कोयला है उसको एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाने पर, इस पर एक अपील डाली गई है ना। और दूसरी जो पहली अपील थी वो डाली गई है आपकी एनजीटी के द्वारा, जो ऑर्डर आया था उस पर बैन का, उस पर एक अपील डाली गई है। बैन का ऑर्डर किसका था, रैट होल माइनिंग का। ठीक है, तो सिंपल ये है लैंग्वेज, मतलब इसका मीनिंग ये होगा सिंपल लैंग्वेज में कि सुप्रीम कोर्ट के पास दो अपीलें भेजी गई हैं, दो या फिर कई अपीलें हो सकती हैं, मीन्स कहने का, लेकिन दो टर्म में हैं। पहली अपीलें, कुछ अपीलें जो डाली गई हैं वो बैन को लेकर के डाली गई हैं, जो कि एनजीटी के द्वारा रैट होल माइनिंग को बैन करने पर लगाया गया था, उस बैन के लिए डाली गई हैं। और कुछ कुछ अपील्स ऐसी हैं जो कि ट्रांसपोर्ट, जो पहले से खनित कोयला जैसे खोद लिया गया अब उसे ट्रांसपोर्ट करना है केवल, तो उसको लेकर के कुछ अपीलें डाली गई हैं। ठीक है, इस प्रकार से सेवरल अपील्स, कम संख्या में इसलिए सेवरल लिख दिया है, बहुत इससे भी ज़्यादा होता तो मैनी अपील्स कर देता ना, लेकिन मैनी तो बहुत बड़ा हो जाता है, इसलिए सेवरल से काम चला ले रहे हैं ये। इट शुड बी पॉसिबल, ये संभव होना चाहिए, एट लीस्ट, कम से कम, नाउ, नाउ माने अब, कम से कम अब यह संभव होना चाहिए, टू पुट एन एंड टू इट, कि इस पुट एन एंड, एन एंड मतलब समाप्ति, रोक लगा दी जाए, टू इट, इस पे, कम से कम इलीगल माइंस में अब तो रोक लगा दी जाए, कम से कम अब तो ये संभव होना चाहिए। द मेघालय गवर्नमेंट हैज़ बीन इवेसिव, इवेसिव माने टाल मटोल, जो कि किसी चीज़ का साफ साफ उत्तर ना दे, अलग अलग उत्तर दे हर चीज़ का, मतलब इसे कहते हैं इवेसिव पर्सन है वो। ठीक है, तो इवेसिव, मेघालय गवर्नमेंट इवेसिव है, मतलब कहने का क्या कि मेघालय गवर्नमेंट साफ साफ जवाब नहीं दे रही है ऑन द इशू, इस मुद्दे पर। कौन सा मुद्दा, ऑफ द कंटिन्यूड ऑपरेशन ऑफ इलीगल माइंस, अवैध खानों के निरंतर क्रियान्वयन का, अवैध खानों में नियंत्रण ऑपरेशन किया जा रहा है, नियंत्रण उनका क्रियान्वयन किया जा रहा है, वहाँ पे काम चल रहा है, इस मुद्दे पर मेघालय गवर्नमेंट क्या है, इवेसिव है, टाल मटोल कर रही है। इन स्पाइट ऑफ, इसके बावजूद, द एडवर्स फाइंडिंग्स, एडवर्स माने बहुत ही गंभीर, फाइंडिंग्स माने इंफॉर्मेशंस, जानकारियाँ, ऑफ जस्टिस बीपी कटोकी कमिटी, मतलब कहने का ये न्यायाधीश बीपी कटोकी कमेटी जो है इसके द्वारा बहुत ही गंभीर जानकारियां प्राप्त हुई हैं। अच्छा, ये कमेटी है कौन, अपॉइंटेड बाय द एनजीटी, एनजीटी के द्वारा नियुक्त की गई, एनजीटी के द्वारा नियुक्त की गई जस्टिस बीपी कटोकी कमेटी के द्वारा बहुत ही गंभीर जानकारियां प्राप्त होने के बावजूद इस प्रकार की अवैध खनन को
के जो क्रियान्वयन है उसको जारी रखने के मुद्दे पर जो मेघालय गवर्नमेंट है ये बहुत ही टाल मटोल कर रही है, साफ साफ उत्तर नहीं दे रही है, ठीक है। बल्कि साफ साफ क्या एनजीटी ने की द्वारा जो गठित कमेटी है उसने बहुत ही हानिकारक मतलब एडवर्स फाइंडिंग्स निकाल करके सामने दी हैं कि कितनी घातक समस्याएं हो सकती हैं इससे। इट अवॉइडेड टेकिंग एक्शन, इट मतलब स्टेट गवर्नमेंट यानी मेघालय गवर्नमेंट, अवॉइडेड इसने क्या है ये बची है टेकिंग एक्शन कार्यवाही करने से, इवन आफ्टर इसके बाद भी अ सिमिलर माइन फ्लडिंग इसी प्रकार की एक माइन में बाढ़ की सिचुएशन का जो दुर्घटना है दैट क्लेम्ड जिसमें कि दावा किया गया 15 लाइफ्स 15 जीवन का इन 2012 में। अच्छा क्लेम 15 लाइफ्स मतलब जिसमें 15 जीवन चले गए, 15 लोगों की जान चली गई इन 2012 में इन साउथ गारो हिल्स, साउथ की दक्षिण की गारो हिल्स में, ठीक है ना। मतलब कहने का मेघालय गवर्नमेंट ने कार्रवाई करने से मतलब मेघालय गवर्नमेंट कार्रवाई करने से बची, इसके बावजूद कि ऐसी ही एक फ्लडिंग सिचुएशन का जो दुर्घटना है जिसमें 15 लोग 2012 में मारे गए थे, साउथ गारो में हुई थी एंड सब्सिक्वेंट बैन, और वहाँ पर फिर एक के बाद एक बैन लगाए गए थे। तो ऐसी घटनाएं होने के बावजूद भी गवर्नमेंट ने मतलब एक्शन लेने से क्या मतलब कहने का बची थी वहाँ पर। आल्दो यद्यपि द एनजीटी हैज़ ऑर्डर्ड द स्टेट टू डिपॉजिट 100 करोड़ with the Central Pollution Control Board for environmental restoration in the wake of recent disaster at Kesan in ईस्ट जयंतिया हिल्स। यद्यपि जो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल है उसने आदेश दिया है राज्य सरकार को टू डिपॉजिट की वो जमा कर दे 100 करोड़ रुपए विथ द सेंट्रल पॉल्यूशन बोर्ड मतलब सीपीसी में, सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड जो है उस वहाँ पर 100 करोड़ रुपए जमा कर दे। किस लिए? फॉर इन्वायरमेंटल रिस्टोरेशन, पर्यावरण के रिस्टोरेशन के लिए, उसके मतलब कहने का सुधार के लिए, इन द वेक ऑफ के चलते, किसके चलते? रीसेंट डिजास्टर, हाल ही की डिजास्टर आपदा के चलते, एट केसान जो कि केसान में हाई खान का नाम है, इन ईस्ट जयंतिया हिल्स जो ईस्ट जयंतिया हिल्स में अभी जहां पर 15 वर्कर्स फंसे उसी की बात कर रहे हैं। केसान में जो आपका ईस्ट जयंतिया हिल्स प्लेस पर केसान खान में जो डिजास्टर हुई है अभी, इसके चलते इन्वायरमेंटल रिस्टोरेशन के लिए सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड में 100 करोड़ रुपए जमा करने की का ऑर्डर जो है एनजीटी ने दिया है गवर्नमेंट को, है ना। इसके बाद भी क्या है? द फर्स्ट ऑर्डर प्रियोरिटी, लेकिन प्रथम आदेश की जो प्राथमिकता है इज वो क्या है? टू क्लोज द रैट होल माइंस। इसके पहले भी जो प्राथमिकता है वो ये है कि रैट होल माइंस को बंद करो। समझ में आ रहा है? मीन्स कहने का ये कि एनजीटी ने 2 आदेश दिए, ठीक है। ये तो है ही कि 100 करोड़ रुपए आप वहाँ पहले पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड में जमा करिए ताकि इन्वायरमेंटल रिस्टोरेशन में वो काम आए, ठीक है। जब भी आप इस तरह इन्वायरमेंट से कुछ छेड़खानी करते हो तो वो मुआवजा आपको भरना पड़ता है पॉल्यूशन बोर्ड में, जिससे कि वो क्या है हमारे इन्वायरमेंटल रिस्टोरेशन में हेल्प करे आप, और किसी तरीके से फिर उसको इन्वायरमेंट में प्रोवाइड किया जाएगा, उसकी मतलब उसको फुलफिल किया जाएगा, ठीक है। तो इसलिए 100 करोड़ रुपए यहाँ जो है उस बोर्ड में जमा करने को कहा गया। लेकिन इसके पहले की पहली जो प्राथमिकता है वो ये है कि पहले रैट होल को बंद करिए ताकि ऐसे इंसिडेंट्स कम से कम हों या फिर ना हो, ठीक है। इसीलिए बंद करने के लिए कह रहे हैं। आगे पढ़ते हैं। इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द सेंटर एंड द स्टेट टू रिहेबिलिटेट द वर्कर्स फ्रॉम इम्पोवरिश्ड कम्युनिटीज़। यह जिम्मेदारी है किसकी? केंद्र सरकार की एंड द स्टेट और राज्य सरकार की टू रिहेबिलिटेट का मतलब होता है पुनर्वास करना। अब पुनर्वास शब्द को समझ लीजिए आप, मतलब ये होता है कि जैसे कोई वर्कर है या फिर कोई शरणार्थी हो गया आपका, अब वो एक जगह काम कर रहा है, बड़ा ही मतलब मुश्किल स्थिति में है। पुनर्वास का मतलब ये होता है कि उसे वहाँ से हटा करके आप उसे रहने के लिए घर दो और मतलब सारी सुख सुविधा इतनी सारी चीज़ें प्रोवाइड करो कि वो अपना जीवन यापन फिर से शुरू कर सके। ये शरणार्थियों के साथ हो सकता है, फ्लड विक्टिम्स के साथ हो सकता है, जैसे जो बाढ़ के पीड़ित होते हैं उन्हें रिहेबिलिटेशन कैंप वहाँ पे स्थापित किया जाता है ताकि वो ऐसी चीज़ें उन्हें मुहैया कराई जाती हैं कि उनको उनका जीवन खतरे में ना आए, कम से कम वो जी सकें, अपनी आगे की ज़िंदगी फिर से शुरू कर सकें नए सिरे से। तो उसे रिहेबिलिटेशन कहते हैं, ठीक है। तो रिहेबिलिटेशन कैंप्स भी ऑर्गेनाइज कराए जाते हैं फ्लड विक्टिम्स वगैरह के लिए जब ऐसी कोई डिजास्टर या सुनामी वगैरह इस तरह की आती है तो, ठीक है। तो वही ये कहना चाह रहे हैं कि अब ये केंद्र सरकार और राज्य सरकार की जिम्मेदारी है कि रिहेबिलिटेट करे मतलब पुनर्वास करे द वर्कर्स, उन कार्यकर्ताओं का, उन मतलब लेबर्स का, फ्रॉम कहाँ से? ये वर्कर्स कैसे हैं? फ्रॉम इम्पोवरिश्ड कम्युनिटीज़। इम्पोवरिश्ड होता है वेरी पुअर कम्युनिटीज़, बहुत ही गरीब समुदाय से हैं भाई।
उस खान में जो काम करने वाले वर्कर्स हैं बहुत ही गरीब समुदाय से हैं, इसलिए अब ये राज्य सरकार की और केंद्र सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि वो उन्हें रिहैबिलिटेट करे। रिहैबिलिटेट कैसे करेगी भाई, वो वहाँ काम कर रहे थे, उन्हें कुछ इसी प्रकार का काम जो है उनके लायक काम कहीं और मतलब प्रोवाइड करा दिया जाए तो रिहैबिलिटेशन हो जाएगा। बाकी वो जैसे रह रहे हैं वो तो रह ही रहे हैं, है ना। तो इस प्रकार से रिहैबिलिटेशन आप कह सकते हो यहाँ पर। रिपोर्टेडली कथित रूप से, इंक्लूडिंग जिसमें शामिल है सम चाइल्ड लेबरर्स, उसमें कुछ चाइल्ड लेबरर्स भी शामिल हैं, हु आर रेडी जो कि तैयार हैं, टू अंडरटेक काम कर, अंडरटेक माने खुद जाने के लिए, द रिस्की लेबर मतलब इस खतरनाक काम के लिए, बिकॉज ऑफ के कारण से, द हायर दैन एवरेज वेजेस पेड, जो एवरेज औसत वेज माने सैलरी ही होता है एक प्रकार का, तो औसत जो सैलरी पेड दी जा रही है उससे कहीं ज़्यादा पैसे के लिए, ठीक है। असल में औसत जो पैसा दिया जाता है एक आम मजदूरी जो है उससे कहीं ज़्यादा पैसा वहाँ पर मिलता है। इस कारण से इस प्रकार का जो खतरनाक लेबर है, खतरनाक मजदूरी है, इसमें काम करने के लिए चाइल्ड लेबर्स भी तैयार हैं, है ना, जो बाल मजदूर हैं वो भी तैयार हैं। तो ऐसे लोगों को शामिल करते हुए जो भी गरीब कम्युनिटी के वर्कर्स हैं उनको रिहैबिलिटेट करने की जिम्मेदारी अब किसकी है, केंद्र सरकार की और राज्य सरकार की है। तो मीनिंग सिंपली देख लेंगे आप कि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है केंद्र सरकार और राज्य सरकार की कि वो रिहैबिलिटेट करे वर्कर्स को जो कि गरीब कम्युनिटी से हैं। कथित रूप से उनमें वो बच्चे भी, बाल मजदूर भी शामिल हैं जो कि तैयार हैं कि उस काम रिस्की है लेबर को करने के लिए, है ना। रेडी टू अंडरटेक, अंडरटेक मतलब होता है टू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ समथिंग, है ना। तो रिस्की लेबर की जो खतरनाक ये मजदूरी है इसके काम को, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने को ऐसे बाल मजदूर तैयार हैं, उनको भी शामिल कर लीजिए। किस कारण से ऐसा हो रहा है, क्योंकि उन्हें एवरेज वेज पे जो पेड किया जाता है उससे ज़्यादा मिलता है, इसलिए वो काम करने को तैयार हैं। दिस शुड नॉट बी डिफिकल्ट, अच्छा ये काम बहुत मुश्किल भी नहीं होना चाहिए। कंसीडरिंग मतलब ध्यान देते हुए दैट की द वैल्यू ऑफ एक्सट्रैक्टेड कोल, जो निकाले गए कोयले की कीमत है, कैसा कोयला, स्टोर्ड इन मेघालय, जो कि मेघालय में पहले से स्टोर्ड है, मेघालय में पाया जाने वाला जो कोयला है उस निकाले हुए कोयले की कीमत वाज, वो कितनी है, कितनी थी, ऑफिशियली आधिकारिक रूप से एस्टीमेट उसका अनुमान किया गया है एट ओवर 3078 करोड़, 3078 करोड़ की समथिंग है 4 ईयर्स अगो, 4 साल पहले, ठीक है। जो निकाला गया कोयला है उसकी 4 साल पहले कीमत कितनी थी, 3078 करोड़ की समथिंग थी। तो अच्छा इनको इतनी सारी फैसिलिटीज़ अगर प्रोवाइड करानी है ऐसे वर्कर्स को तो कोई बहुत बड़ा इशू नहीं, क्योंकि अच्छा खासा रेवेन्यू आपको मिल जाएगा, वहाँ से मिल ही रहा है। एंड द मिनरल रिसोर्सेज, और जो खनिज संसाधन है, स्रोत हैं, शुड बी ट्रीटेड, उनको ट्रीट किया जाना चाहिए एज स्टेट प्रॉपर्टी, उसे राज्य की संपदा के रूप में, मतलब संपत्ति के रूप में ट्रीट किया जाना चाहिए। उनका रख रखाव, उनकी मेंटेनेंस, ये सारी चीज़ें गवर्नमेंट को खुद अपने अंडर में लेनी चाहिए। द स्केल इज़ हाई, जो दायरा है वो बहुत ही ऊंचा है, एज क्योंकि इंटरप्रेटेड फ्रॉम सैटेलाइट इमेज, सैटेलाइट इमेज से जैसा कि इंटरप्रेट किया गया है, एक्सप्लेन किया गया है, एंड और रिपोर्टेड और दर्ज कराया गया है बाय कटोकी पैनल के द्वारा, वही जो कमेटी जिसने एनजीटी के द्वारा जो गठित की गई थी, ठीक है। मतलब कहने का कटोकी पैनल के द्वारा रिपोर्ट कराया गया है और सैटेलाइट इमेज से बताया गया है, क्या बताया गया कि स्केल इज हाई, जो पैमाना है, जो दायरा है काफ़ी बड़ा है इस प्रकार की खानों का। इट कुड बी ऑफ ऑर्डर ऑफ 24,000 माइंस, मतलब कहने का ये लगभग कितने ऑर्डर किस क्रम का हो सकता है, लगभग ये 24,000 माइंस के आसपास हो सकता है। मैनी ऑफ देम इलीगल, जिसमें बहुत सारी इलीगल हैं, बहुत सारी रैट होल माइंस होंगी, इस प्रकार की माइंस है, ठीक है। 24,000 माइंस के समथिंग इन्होंने आंकड़े दिए हैं। आगे पढ़ते हैं। इफ यदि इलीगल माइंस कंटिन्यू टू ऑपरेट इन फ्लैग्रेंट वियोलेशन ऑफ रूल्स अंडर द माइंस एंड मिनरल्स, मतलब यदि अवैध खाने कंटिन्यू जारी रखती हैं टू ऑपरेट काम करना इन फ्लैग्रेंट वियोलेशन ऑफ रूल्स। अच्छा फ्लैग्रेंट वर्ड को थोड़ा समझ लेंगे। फ्लैग्रेंट होता है खुल करके, जैसे अगर आप कहीं किसी से बात कर रहे हो और खुल करके उसका विरोध करते हो, कोई नियम है आप खुल करके तोड़ते हो, है ना, तो वो होता है फ्लैग्रेंट वियोलेशन, ठीक है। मीन्स कहने का खुल करके किसी चीज़ का उल्लंघन करना, आप जानते हो गलत है उसके बाद भी, है ना, किसी लॉ का तोड़ना, है ना, और किसी की बेइज्जती हो रही है, इससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, किसी के दिल को ठेस लगती है, आपको इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप ऑब्वियस वे में अगर कोई काम करते हो जो कि लोगों को चौंका भी दे, हैरानी में भी डाल दे, ऐसा तरीका होता है फ्लैग्रेंट, ठीक है ना। तो कह रहे हैं ये अगर अवैध खनन जारी रखता है अपना काम करना, कैसे, फ्लैग्रेंट वियोलेशन, खुल करके उल्लंघन करते हुए ऑफ रूल्स, नियमों का, कैसे नियम, अंडर द माइंस एंड मिनरल्स डेवलपमेंट रेगुलेशन एक्ट, माइंस एंड मिनरल एक्ट के तहत जो नियम है उनका खुल के उल्लंघन करते हुए ऑपरेट करना, अगर अवैध खनन खाने जारी रखती हैं तो क्या होगा, द रिस्पॉन्सिबिलिटी लाइज विद द स्टेट गवर्नमेंट, तो जो जिम्मेदारी होगी वो किसकी होगी, राज्य सरकार की ही होगी। चीफ मिनिस्टर कनरद संगमा,
जो मुख्यमंत्री कनरद संगमा है मेघालय के, हैज सेड, इन्होंने क्या कहा, अ बैन ऑन कोल माइनिंग इज नॉट द सॉल्यूशन। कोल माइनिंग में बैन लगाना ये एक समाधान नहीं है। गिवन यानी इफ़ वी कंसीडर, यदि हम ध्यान दें, द इकोनॉमिक कंडीशन, आर्थिक स्थितियों को, इन द रीजन, इस क्षेत्र की, ये कहना चाह रहे हैं अगर हम यहाँ इस क्षेत्र की आर्थिक स्थितियों को ध्यान दें तो कोल माइनिंग को बैन करना कोई सॉल्यूशन नहीं है। ठीक है, बैन ऑन समथिंग, किस चीज़ पर रोक लगा देना है ना, तो बैन ऑन समथिंग, ये चीज़ ध्यान दीजिएगा, प्रीपोजिशन कैसे ऑन आ रहा है, काम आ सकता है आपके। येट, फिर भी, द स्टेट गवर्नमेंट हैज़ डन लिटिल, राज्य सरकार ने, हैज़ डन लिटिल, लिटिल मतलब नथिंग, राज्य सरकार ने कुछ नहीं किया है, टू इम्प्लीमेंट रिफॉर्म्स, मतलब कहने का रिफॉर्म मतलब क्या होता है, सुधार, सुधार को इम्प्लीमेंट, लागू करने के लिए, एंड और डाइवर्सिफाई, बांटने के लिए, एम्प्लॉयमेंट, रोजगार को, डाइवर्सिफाई होता है तितर बितर कर देना है ना, दूर दराज कर देना, फैला देना, एम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉयमेंट माने रोजगार को, अवे फ्रॉम डर्टी माइनिंग्स, गंदी जो माइनिंग्स हैं वहाँ से कहीं दूर, अंडर प्रिमिटिव कंडीशन, प्राथमिक दशाओं में, ओवर द ईयर्स, वर्षों के दौरान। ठीक है ना, इन स्पाइट ऑफ जुडिशियल ऑर्डर, किसके अनुसार, मतलब न्यायिक आदेश के, इन स्पाइट ऑफ माने बावजूद, ठीक है ना, न्यायिक आदेश के बावजूद राज्य सरकार ने मतलब लिटिल काम किया है, मतलब कोई भी काम नहीं किया है इम्प्लीमेंट करने का उन सुधारों को और एम्प्लॉयमेंट को डाइवर्सिफाई करने का उस डर्टी माइनिंग से। आदेश में कहा गया था कि रिफॉर्म्स को इम्प्लीमेंट करिए और जो वहाँ पर रोजगार है, जो खानों में काम करते हैं, उनको डाइवर्सिफाई करिए, दूर दराज के क्षेत्रों में भेजिए काम करने के लिए, ऐसा कई वर्षों पहले कहा गया था। तो इस प्रकार के जुडिशियल ऑर्डर को इम्प्लीमेंट करने के लिए गवर्नमेंट ने कुछ नहीं किया है। अच्छा, ये इन स्पाइट ऑफ आया है तो वैसे येट का कोई काम नहीं है, ये फालतू में डाल दिया है, एरर का पार्ट बन सकता है। ठीक है, जब इन स्पाइट ऑफ समथिंग अगर कोई काम नहीं हो रहा तो इन स्पाइट ऑफ सफिशिएंट है इस सेंटेंस को पूरा करने के लिए, येट की कोई आवश्यकता ही नहीं है। ठीक है, तो यहाँ मीनिंग ये निकला है कि राज्य सरकार ने कोई काम नहीं किया है इम्प्लीमेंट करने के लिए सुधारों को। ठीक है, कैसे सुधार, और क्या करने के लिए, और रोजगार को डाइवर्सिफाई करने के लिए, फैलाने के लिए, कहाँ से, डर्टी माइनिंग से, उस खान के पास या खान में काम ना करना पड़े लोगों को, इसलिए डाइवर्सिफाई करने के लिए भी इसने कोई काम नहीं किया है। कैसे, अंडर प्रिमिटिव कंडीशंस, प्राथमिक दशाओं में, जो कि कई वर्षों से मतलब कहा गया है इसे, उसमें, इन स्पाइट ऑफ, इसके बावजूद, और किसके बावजूद, इन स्पाइट ऑफ जुडिशियल ऑर्डर, मतलब न्यायिक आदेश के बावजूद। अच्छा, ये चीज़ ध्यान रखना, इन स्पाइट ऑफ और डिस्पाइट ये प्रीपोजिशन की तरह वर्क करते हैं, इनके आगे सेंटेंस नहीं बैठता, एक फ्रेज ही बैठता है। देख रहे हैं आप, जुडिशियल ऑर्डर, ये क्या है, दो वर्ड्स का एक फ्रेज डाल दिया इन्होंने बस। ठीक है, आगे सेंटेंस बैठा दो कि गलत हो जाए, क्योंकि ये एक प्रीपोजिशन की तरह वर्क करते हैं, पूरा का पूरा एक प्रीपोजिशन होता है जो फ्रेजेस को जोड़ता है। ध्यान रखिएगा, प्रीपोजिशन फ्रेजेस को जोड़ते हैं और कंजंक्शन जो है सेंटेंस को जोड़ते हैं। ठीक है ना, इनफैक्ट बल्कि अथॉरिटीज़ इन शिलांग, जो शिलांग की अथॉरिटी हैं, वहाँ के अधिकारी हैं, कंटिन्यू, जारी रखते हैं, टू इग्नोर मतलब नज़रअंदाज करना, डायरेक्शंस, निर्देशों को, एज द एक्सीडेंट एट द लुमथारी माइन इन ईस्ट जयंतिया हिल शोर, जैसा कि एक्सीडेंट, दुर्घटना लुमथारी माइन में, जो कि कहाँ है, ईस्ट जयंतिया हिल्स में, शोज दिखाती है। ठीक है, मतलब कहने का जुडिशियल ऑर्डर को तो इम्प्लीमेंट कर ही नहीं, जुडिशियल ऑर्डर आने के बावजूद इन्होंने कोई इम्प्लीमेंटेशन तो किया नहीं, और बल्कि हो क्या रहा है, अथॉरिटीज़ जो है शिलांग की, वो उनका तो जारी है बिल्कुल नज़रअंदाज करना उन सभी निर्देशों को। क्या ये कैसे पता लगता है, जैसा कि ईस्ट जयंतिया हिल में जो लुमथारी माइन है वहाँ का एक्सीडेंट बताता है। ठीक है ना, एज रिसेंटली एज इन दिसंबर, मतलब जल्दी से जल्दी, हाल ही में दिसंबर में, पार्लियामेंट वाज इन्फॉर्म, पार्लियामेंट को ये बताया गया दैट की 22 स्टेट्स, 22 राज्य, हैड कंस्टिट्यूटेड, उन्होंने निर्माण कर लिया है, कंस्टिट्यूट कर लिया है, अ टास्क फोर्स का, एक कार्यबल का, टू रिव्यू इलीगल माइंस, की वो अवैध खनन को रिव्यू करें, उनकी समीक्षा करें, है ना, एंड एक्ट ऑन इट, और उन पर कार्रवाई करें। मतलब पार्लियामेंट को दिसंबर में ही बता दिया गया था रिसेंटली कि 22 राज्य ऐसे हैं जिन्होंने टास्क फोर्स, कार्यबल का निर्माण कर लिया है। कैसा कार्यबल, जो कि अवैध खनन का जायजा लेगा, मतलब उनकी समीक्षा करेगा और उन पर कार्यवाही भी करेगा। ऐसे टास्क फोर्स का निर्माण 22 राज्यों ने कर लिया है। बट लेकिन मेघालय डज नॉट फिगर इन दैट लिस्ट, लेकिन उस लिस्ट में, उन 22 राज्यों की लिस्ट में मेघालय तो कहीं भी फिगर नहीं होता, कभी भी दिखाई नहीं देता है। अ क्लीन अप इज ओवरड्यू, क्लीन अप मतलब साफ सफाई, क्लीन अप मतलब साफ सफाई ही होता है, इज ओवरड्यू, ओवरड्यू मतलब बाकी है, अभी भी बची हुई है। तो यहाँ पर साफ सफाई बची हुई है, कैसे मतलब हुआ, मतलब जो एक्ट मेघालय को करना था इन सभी चीज़ों को साफ करने के लिए, जो यहाँ पर इलीगल माइंस को ऑपरेट किया जा रहा है, वो अभी भी बाकी है। तो यहाँ साफ सफाई का मतलब क्या है,
जो दो एक काम करने, पहला एक तो उनको रिहेबिलिटेट करना, मतलब एम्प्लॉयमेंट को क्या करना, डाइवर्सिफाई कर देना, और जुडिशियल ऑर्डर को इम्प्लीमेंट करना, रिफॉर्म्स करना, इस प्रकार की चीज़ों में मतलब कहने का। तो जो क्लीनिंग है, ये क्लीनिंग प्रोसेस क्या है, अभी भी ओवर ड्यू है, बाकी है, ये इनका कहना था। ठीक है, तो ये था फिलहाल आज का एडिटोरियल। अब हम पढ़ते हैं कुछ वर्ड्स जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। टार्डी इन डूइंग समथिंग होता है स्लो इन डूइंग समथिंग, काम करने में धीमा, स्लो टू एक्ट, लेट इन हैपनिंग और अराइविंग, है ना, किसी काम करने में धीमा। जैसे द गवर्नमेंट्स टार्डी रिस्पॉन्स, सरकार का बड़ा ही धीमी प्रतिक्रिया, टू द सिचुएशन के प्रति, हैज़ एक्सासर्बेटेड मैटर्स, एक्सासर्बेटेड का मतलब होता है बदतर कर देना, मेक समथिंग वर्सन, किसी को और बदतर स्थिति में ले आना, वो एक्सासर्बेट होता है। ठीक है, ये एग्जाम में आ चुका है, इसलिए इस वर्ड को आपको जरूरी है याद करना। ठीक है, एग्जाम में ये पूछा जा चुका है कई बार, इसलिए, और ये वर्ड याद भी नहीं होता, भूल भी बड़ी जल्दी जाता है, इसलिए इसे और याद करना चाहिए आपको। मेक समथिंग वर्स होता है एक्सासर्बेट। ठीक है, तो सरकार का जो धीमी प्रतिक्रिया है सिचुएशन के प्रति, इसने एक्सासर्बेट कर दिया, बदतर कर दिया, मैटर मतलब कहने का मामले को, है ना, मामला जो है और बिगड़ गया सरकार के बड़े ही धीमी रिस्पॉन्स के। तो रिस्पॉन्स ऑफ समथिंग टू समथिंग, है ना, या टू समबडी, किसी चीज़ की प्रतिक्रिया किसी और को, आंसर ऑफ समथिंग टू समबडी, है ना, या टू समथिंग, किसी चीज़ का आंसर किसी और को। तो आंसर टू, सॉल्यूशन टू, ये सब देखिए एक ही पैटर्न लेते हैं। अब इन सब में आपको रिलेशन कनेक्ट करना आना चाहिए। अगर आपने रिलेशन यहाँ पर स्टैब्लिश कर लिया तो रिस्पॉन्स हो गया, सॉल्यूशन हो गया, आंसर हो गया। किसी प्रकार के क्वेश्चन अगर इस पे से पूछ लेगा तो आप उनको इंटरलिंक कर गए और अपने क्वेश्चन का आंसर दे पाओगे। अदरवाइज रिस्पॉन्स आ गया, आप सॉल्यूशन में उलझ गए, है ना, तो सॉल्यूशन ऑफ समथिंग टू समबडी। तो इस प्रकार के सेम पैटर्न जब फॉलो होते हैं तो उनको आपको नोटिस करना चाहिए और अपने दिमाग में एक मतलब ऑर्डर बैठाना चाहिए, जिससे कि आप काम कर पाओ इन सब चीज़ों पर। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होता है असाधारण, अनएक्सपेक्टेड, जिसकी उम्मीद ही ना हो। इनक्रेडिबल कह सकते हो, अविश्वसनीय। अब देखिए अनएक्सपेक्टेड तो आप कनेक्ट कर सकते हो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी से, अब इनक्रेडिबल आपको लगेगा, इनक्रेडिबल मतलब अविश्वसनीय, जिस पर भी भरोसा ना किया सके, और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी असाधारण, है ना। तो यहाँ पर तो आपको समझ में आ रहा है जब लिख दिया, लेकिन अगर क्वेश्चन में आ जाए 3-4 ऑप्शन दे दे और इनक्रेडिबल ऑप्शन बन जाए तो आपको एक बार एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी को इनक्रेडिबल से जोड़ने में काफ़ी दिमाग लगाना पड़ेगा। शायद आप पहली बार में जोड़ ही ना पाएँ और इसका साइनोनिम इनक्रेडिबल को ना कह पाएँ और किसी ऑप्शन को चूज कर लें जिसका मीनिंग ही ना आपको पता हो, है ना। तो कई क्वेश्चन तो ऐसे होते हैं जब आप तक आपने 1-2 बार नहीं किए तो आप यहाँ पर कर ही नहीं पाओगे। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी का एक मतलब इनक्रेडिबल भी होता है, अविश्वसनीय। अनएक्सपेक्टेड, जिसकी उम्मीद ना हो। भाई असाधारण चीज़ें क्या होती हैं जिस पर भरोसा ना किया सके, जो कि अनएक्सपेक्टेड हो, जो कि अविश्वसनीय हो। ठीक है, इस प्रकार से एग्जाम्पल देखेंगे। इट्स एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, इट इज़ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, ये अविश्वसनीय है, दैट की ही मैनेज टू स्लीप, उसने किसी प्रकार से सो पाया, थ्रू द पार्टी, पूरे पार्टी के दौरान, है ना, वो पार्टी के दौरान सो पाया, ये तो असंभव बात है, मतलब अविश्वसनीय बात है, कैसे सो पाया भला। रॉयल्टी होता है अ सम ऑफ मनी दैट इज पेड बाय एन ऑयल और माइनिंग कंपनी टू द ऑनर ऑफ द लैंड दैट दे आर वर्किंग ऑन, मतलब कहने का ये रॉयल्टी वो पैसा होता है जो खनन करने वाले उस लैंड के ओनर को देते हैं। ठीक है ना, वहाँ पर काम करने के बदले कि हम यहाँ पर खनन कर रहे हैं तो आप अपना पैसा अपने लैंड का ले लीजिए, हमें खनन करने दीजिए, तो वो रॉयल्टी कहलाती है। ठीक है, लेवी समथिंग ऑन समबडी, समथिंग का मतलब वसूलना होता है, जैसे यूज ऑफिशियल अथॉरिटी टू डिमांड एंड कलेक्ट अ पेमेंट और टैक्स एटसेट्रा, पेमेंट या टैक्स वगैरह वसूलने के लिए जो आप अथॉरिटी का यूज़ करते हो उसे कहते हैं लेवी समथिंग ऑन समथिंग। वसूलने के लिए, टैक्स वसूलने के लिए बहुत ज़्यादा आता है ना, लेवी टैक्स वगैरह, ये न्यूज़पेपर में बहुत आपको मिलेगा। जैसे टैक्स वगैरह वसूलने की बात आती है तो ये सब वर्ब्स बहुत ही फैमिलियर वर्ब्स हैं, ये सब पेपर में बहुत आती है न्यूज़पेपर में। जब आप देखिए कि कोई टैक्स वगैरह की घटना हो रही है, अच्छा इंसिडेंट्स को पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है, जैसे कि कोई मतलब कहीं पर छापा मारे हो रही है ना, कहीं पर रेड पड़ी तो वहाँ पर आप देखिए कौन सी वर्ब आ रही है। किसी ने कोई मुकदमा दर्ज किया तो मुकदमा दर्ज करने के लिए कौन सी वर्ब आ रही है। मर्डर हुआ कहीं पर, कि मर्डर की न्यूज़ आ गई तो मर्डर में कौन सी वर्ब आ रही है। तो ये सारी चीज़ें आपको वहाँ पर खुद नोटिस करने को मिल जाएंगी। तो छोटी छोटी न्यूज़ पढ़ के आप अपने से मतलब कहने का इंग्लिश को इंप्रूव कर सकते हो, और एडिटोरियल तो हम पढ़ा ही रहे हैं। ठीक है, एक एग्जांपल इसका देख लीजिए। अ टैक्स लेविड बाय गवर्नमेंट ऑन एक्सेस कंपनी प्रॉफिट्स, एक्सेस कंपनी प्रॉफिट्स पर सरकार के द्वारा वसूला गया टैक्स है, टैक्स लेविड बाय। टैक्स वसूलने के लिए ज़्यादा अच्छी वर्ब है, या कोई पेमेंट वसूलना है तो वहाँ पर लेवी वर्ब आप ले सकते हो। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। इवैसिव होता है नॉट विलिंग टू गिव क्लियर आंसर टू अ क्वेश्चन, किसी प्रश्न का साफ साफ उत्तर ना देने का जो इच्छुक हो वो कहते हैं इवैसिव। ठीक है, अस्पष्ट कह सकते हो आप, या टाल मटोल वाला भी कह सकते हो उसे। ठीक है, जैसे टेसा वाज इवैसिव
अबाउट व्हाई शी हैड नॉट बीन एट होम दैट नाइट। वह उस रात घर में नहीं थी। इस प्रश्न का जवाब देने में टीसा क्या टाल मटोल कर रही थी, मतलब स्पष्ट उत्तर नहीं देने की इच्छुक थी। ठीक है। इम्पोवरिश्ड होता है वेरी पुअर, बहुत गरीब। इम्पोवरिश्ड पुअर, आप इम्पोवरिश्ड कम्युनिटी आप कह सकते हो, पुअर नहीं, इम्पोवरिश्ड कम्युनिटी कह सकते हो, मतलब गरीब समुदाय ऐसा कह सकते हो आप। इम्पोवरिश्ड एग्जाम में आ चुका है, इसलिए इसे भी याद करिएगा आप। फ्लैग्रेंट ये भी आ चुका है और 2-3 बार आया हुआ है, इसकी मीनिंग बड़ी जल्दी भूलती है, थोड़ा सा इसे याद कर लीजिएगा। डन इन अ वेरी ओबियस वे एंड शोज नो रिस्पेक्ट फॉर पीपल लॉज। ब्लैटेंट इसका साइनोनिम होता है, बिल्कुल डिक्टो यही साइनोनिम एग्जाम में पूछा जा चुका है। ठीक है ना। अच्छा, ये वर्ड्स इसलिए नहीं याद होते हैं, इनका रीज़न भी ये है क्योंकि हिंदी में आप इन्हें एक शब्द से स्पष्ट रूप से नहीं, अच्छे से नहीं व्यक्त कर सकते। अब ये फ्लैग्रेंट जो है एक प्रकार की सिचुएशन है, कैसी, जब आप खुले तौर पर किसी का मतलब किसी की रिस्पेक्ट की धज्जियाँ उड़ा दो, या फिर कहने का मतलब कि उसका अपमान हो या कुछ भी हो, आपको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता है ना। बेपरवाह कहोगे तब भी इसका मीनिंग अधूरा ही दे रहा है। तो हिंदी का एक शब्द इसकी एग्जैक्ट फीलिंग्स को नहीं बयां कर सकता, तो हमें मजबूरी में इसकी पूरी डिफिनीशन याद करनी पड़ती है, और डिफिनीशन याद रहती नहीं है, एट लास्ट ये वर्ड मिस हो जाते हैं, इसलिए इन वर्ड्स को याद करना मुश्किल हो जाता है। जैसे किसी वर्ड की अगर एग्जैक्ट हिंदी आपको पता है, तो चूंकि हम मतलब हमारी टंग लैंग्वेज जो है आप हिंदी हो गई, तो उस हिसाब से फिर हमें जल्दी याद हो जाता है। लेकिन जब आपको हिंदी एग्जैक्ट नहीं मिल पाता, तो वो वर्ड्स को याद करना बहुत मुश्किल हो जाता है, इसलिए इन्हें याद करना थोड़ा मुश्किल है, इसलिए याद कर लीजिएगा किसी तरह से। एग्जाम्पल देखेंगे, ही शोड अ फ्लैग्रेंट डिसरिगार्ड फॉर एनीवंस एल्स फीलिंग्स। मतलब उसने दिखाया फ्लैग्रेंट डिसरिगार्ड, मतलब कहने का खुल करके डिसरिगार्ड, बेपरवाही दिखाई, मतलब उसे कोई रिगार्ड, कोई ध्यान ही नहीं है, कोई परवाह ही नहीं है किसी की भी फीलिंग के बारे में, ऐसा उन्होंने कहा। ठीक है। फ्लैग्रेंट वियोलेशन ऑफ समथिंग आया था ना, फ्लैग्रेंट वियोलेशन ऑफ रूल्स आया था इस एडिटोरियल में, मतलब कहने का नियमों का खुलकर उल्लंघन, ऐसे कह सकते हो आप। प्रिमिटिव होता है प्राथमिक, बिलोंगिंग टू एन अर्ली स्टेज इन द डेवलपमेंट ऑफ समथिंग, वेरी सिंपल एंड ओल्ड फैशन, बहुत ही सिंपल साधारण, किसी चीज़ का डेवलपमेंट के शुरुआती दौर को हम प्रिमिटिव कह सकते हैं, प्राथमिक कह सकते हैं। जैसे द मेथड ऑफ कम्युनिकेशन यूज ड्यूरिंग द वार, युद्ध के समय में जो वार्तालाप की प्रक्रियाएं, वार्तालाप की जो मेथड्स यूज़ किए जाते थे वो क्या थे, प्रिमिटिव, प्राथमिक थे, बाय टूडेज स्टैंडर्ड्स, आज के मानक से। मतलब आज के मानक में, आज का मानक क्या हो सकता है, जो टेलीफोन, फोन्स वगैरह हम जो यूज़ करते हैं, उसके परिप्रेक्ष्य में अगर हम देखें तो शुरुआत में जो कम्युनिकेशन के मेथड्स थे वो इसके स्टार्टिंग स्टेज थी, बिगिनिंग स्टेज थी। ठीक है ना। तो ये थे आज के वोकैब्स। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू वेरी मच।